आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। हम पढ़ा रहे हैं साइंस रिवीजन का आज छठवां चैप्टर यानी लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 4 तक आपका है केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का आज दूसरा चैप्टर लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में आप क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 6 में आप पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वयन यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इससे पहले यदि आप पहला चैप्टर जीव प्रक्रम नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। साइंस रिवीजन क्लास 10 फॉरवर्ड एग्जामिनेशन 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पढ़ सकते हैं। बिना देरी के लिए है हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी इसी थंबनेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, बस यहाँ चैप्टर नाम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या हम पढ़ने वाले हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एसटी पॉइंट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी हम आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे। और मोबाइल से देख रहे हैं मोबाइल से कर दिए, लैपटॉप से देख रहे हैं लैपटॉप से, स्मार्ट बोर्ड टीवी से देख रहे हैं तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी ए नियंत्रण और समन्वयन। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे ना, नहीं लिखा है हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको बायोलॉजी के जैसे पहले चैप्टर में डायग्राम आप देखे थे उसी प्रकार दूसरे चैप्टर में आपके सारे डायग्राम हैं, आप देख सकते हैं। ए ठीक है, ये देखिए, एक बार देखिए, हम देख रहे थे वीडियो हमारा ऑन है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द आपका क्या लिखा है? उत्तेजना। उत्तेजना क्या है हम पढ़ते हैं। उत्तेजना एक्साइटमेंट। ठीक है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीवित जीव प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें कहा जाता है उत्तेजना। तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीवित जीव प्रतिक्रिया करते हैं, जीवित जीव क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्तेजना। उदाहरण के लिए गर्मी, ठंडे, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, दबाव, गुरुत्वाकर्षण, पानी आदि। ठीक है, ये क्या है? उदाहरण है। ठीक है, मौसम के उदाहरण। जीवित प्राणियों में शारीरिक गतिविधियों के रूप में उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। जीवित प्राणियों में शारीरिक गतिविधियों के रूप में उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। यानी जो भी है जीवित प्राणी प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें कहा जाता है उत्तेजना। उदाहरण के लिए जैसे गर्मी में उनकी गर्मी में अलग प्रोसेस है, ठंडी में अलग होती है, ध्वनि सुनते हैं अलग उत्तेजना होती है, गंध सुनते हैं अलग उत्तेजना होती है, जुधारी स्वाद आता है तो अलग चूक जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो अलग उत्तेजन, दबाव में अलग उत्तेजन, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच ही रहा। तो आप पढ़ते हैं समन्वयन। ठीक है, समन्वयन। ठीक है, किसी उद्दीपन के प्रति उचित प्रक्रिया के लिए शरीर के कई अंगों एक साथ काम करना चाहिए। एक साथ काम करना चाहिए। किसी जीव में विभिन्न अंगों द्वारा मिलकर किसी उद्दीपन के प्रति उचित प्रक्रिया उत्पन्न करने की प्रक्रिया को समन्वयन कहा जाता है। यानी किसी उद्दीपन के प्रति उचित प्रक्रिया के लिए शरीर के कई अंगों को एक साथ काम करना चाहिए। शरीर के कई अंगों को एक साथ काम करना चाहिए। यदि आप लेफ्ट से काम कर रहे हैं तो राइट हैंड भी चलाइए, नहीं तो आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो दिन भर में जो छोटे छोटे काम है तो आप लेफ्ट हैंड से कर लिए करें, बड़े काम राइट हैंड, लेकिन इस पर कुछ बैलेंस करिए बाहर ताकि ये भी इसकी मसल से सही रहे। किसी जीव में विभिन्न अंगों द्वारा मिलकर किसी उद्दीपन के प्रति उचित प्रक्रिया उत्पन्न करने की प्रक्रिया को समन्वयन कहते हैं। पशुओं में नियंत्रण और समन्वयन निम्न द्वारा किया जाता है। पहला है
तंत्रिका, पशुओं में पढ़े हैं ना। पहला है तंत्रिका तंत्र, क्या है तंत्रिका तंत्र यानी अंतःस्रावी तंत्र। पौधों में नियंत्रण और संवर्धन रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। ठीक है, तो पौधों में नियंत्रण और संवर्धन रासायनिक पदार्थों द्वारा किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सुनसान क्लास सर्च करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पढ़ाने के बाद सेंड कर दी जाएगी। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम लाइव प्रोसेस पढ़ाया था उसका पीडीएफ हमने सेंड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ पढ़ाने के बाद हम सेंड कर देंगे। पशुओं में संवर्धन कैसे होता है? पशुओं में नियंत्रण और संवर्धन इनके द्वारा किया जाता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित शामिल है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका। ठीक है, पशुओं में कैसे होता है? पौधों में तो हमने बताया, पशुओं में कैसे करते हैं। पशुओं में हमने चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप याद करें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन द्वारा किसमें होता है? किसमें तंत्रिका और अस्रावी तंत्र। पौधों में नियंत्रण और संवर्धन किसके द्वारा होता है, ये हमने बता दिया। ये दो चीज है आपके लिए, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते। पशुओं में संवर्धन की बात चल रही है। पशुओं में नियंत्रण और संवर्धन इनके द्वारा किया जाता है। पहला क्या है? अंतःस्रावी तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित शामिल है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं। इससे क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। पहला क्या है? रिसेप्टर वो इंद्रियां हैं जो उत्तेजनाओं को ग्रहण करती हैं और संवेदी तंत्र के माध्यम से संदेश को मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाना। तो ये क्या वो इंद्रियां हैं जो उत्तेजना और को ग्रहण करती है और संवेदी तंत्र के माध्यम से संदेश को मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाना। तंत्रिका का उदाहरण है फोटो रिसेप्टर प्रकाश का पता लगाने के लिए आंखों में। ठीक है, पहला क्या उदाहरण तरीका? फोटो रिसेप्टर ये क्या कहते हैं? प्रकाश का पता लगाने के लिए आंखों में। फोनो रिसेप्टर से कानों में ध्वनि का पता लगाने के लिए ये क्या है? ये फोनो रिसेप्टर। और ये फोटो रिसेप्टर प्रकाश का पता लगाने के लिए आंखों में, और फोनो रिसेप्टर कानों में ध्वनि का पता लगाने के लिए। घ्राण रिसेप्टर क्या करती है? गंध का पता लगाने के लिए नाक में। और स्वाद रिसेप्टर क्या करती हैं? स्वाद को पता लगाने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। तो क्या ये क्या है? प्रकाश देखने के लिए हम क्या करेंगे? फोटो रिसेप्टर। ठीक है, सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर। ठीक है, फोन से सुनते हैं ना, इसीलिए फोन से याद कर लो। फोन से हम सुनते हैं, फोन से बतलाते हैं, सुनते हैं, तो इसका नाम इसी से पड़ा फोटो रिसेप्टर। और फोनो रिसेप्टर क्या पड़ा है? फोनो रिसेप्टर। फोन से यानी फोनो रिसेप्टर, फोटो मतलब हम देखते हैं, देखने के लिए फोटो रिसेप्टर। घ्राण रिसेप्टर गंध मतलब घ्राण जिससे आप करते हैं, तो घ्राण रिसेप्टर। स्वाद के लिए स्वाद दिख रहा, याद हो गया। फोटो मतलब देखना, तो प्रकाश के लिए, और फोनो मतलब सुनना, तो कान के लिए। घ्राण मतलब घिरा करना, गंध आती घिरा करते हैं, तो घ्राण रिसेप्टर। स्वाद के लिए जानते हैं स्वाद रिसेप्टर। ठीक है, किया जाता है। अब एक चीज और है टैंगो रिसेप्टर त्वचा से स्पर्श का पता लगाने का। टैंगो रिसेप्टर क्या करता है? टैंगो रिसेप्टर त्वचा से स्पर्श करने के लिए। टैंगो मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, टांग। टैंगो क्या याद कर सकते हैं? टांग में क्या होती है? त्वचा। तो त्वचा में स्पर्श का पता लगाने के लिए टैंगो रिसेप्टर। तो ठीक है, फोटो क्या करते हो? देखते हो, तो फोटो रिसेप्टर प्रकाश देखने के लिए या समझने के लिए। फोन से क्या करते हो? सुनते हो, तो फोन रिसेप्टर कान को सुनने के लिए। घ्राण मतलब घिला करते हो, गंध आते घिला करते हो, तो गंध का पता लगाने के लिए। स्वाद मतलब स्वाद ले रहे हो, स्वाद रिसेप्टर कहते हो सीधा
ट्रायंगल रिसेप्टर मतलब टांग बोल सकते, टांग क्या होती है, किससे होती है, त्वचा के, त्वचा में आसपास कोई करेगा, जैसे टांग तुम्हारे पैर में कोई चींटी काट ले, कैसे पता चलेगा, ट्रायंगल रिसेप्टर के द्वारा। यहाँ रिसेप्टर ए रिसेप्ट करेंगे, रिसेप्टर इसलिए क्योंकि रिसेप्टर करती है, रिसेप्ट करके सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं प्रभाव। क्या प्रभाव क्या है, वो मांसपेशियां और ग्रंथियां हैं जो प्रतिक्रिया करती हैं, वो मांसपेशियां और ग्रंथियां जो प्रतिक्रिया करती हैं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम सूचना का संचार होता है। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना का संचरण होता है। अब दूसरा क्या, संवेदित तंत्रिकाएं। संवेदित तंत्रिकाएं क्या है, ये नसें और जो सूचना को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। संवेदित क्या, ये नसें हैं जो, ये क्या है, नसें हैं। संवेदित तंत्रिका क्या है, नसें हैं जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के लिए रिसेप्टर संवेदी अंग है। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के लिए रिसेप्टर संवेदी अंग है। रिसेप्टर क्या है, संवेदी अंग है। रिसेप्टर क्या है, संवेदी अंग। मोटर तंत्रिका क्या, मोटर तंत्रिका ए ओ नसें हैं, ए ओ नसें जो मस्तिष्क में सूचना ले जाती हैं, ए ओ नसें हैं जो मस्तिष्क में सूचना ले जाती हैं और रीढ़ की हड्डी से लेकर प्रभावकारी अंगों, मांसपेशियां और ग्रंथियों तक। ठीक है, जैसे आप कोई मच्छर उड़ रहा है ना, देखो मच्छर, अगर मच्छर आपको काटेगा तो सूचना कौन पहुंचाएगा, मोटर तंत्रिका। ये नसें हैं जो मस्तिष्क तक सूचना ले जाते हैं। कोई काटा, लप से ब्लड में इन्फॉर्मेशन गई, जैसे हम मच्छर उड़ रहा, अब यही मच्छर काटेगा तो इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा, मोटर तंत्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मांसपेशियां ग्रंथियां इसमें सभी हैं। आगे बढ़, मानव तंत्रिका तंत्र, यहाँ देख सकते हो मानव तंत्रिका तंत्र, ये पूरा डायग्राम है। आप इससे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा सके, प्रैक्टिस कर लीजिए। हम करा रहे हैं साइंस रिवीजन, नहीं तो इसके एक एक भाग को अच्छे से हम आपके क्लास में चर्चा करते हैं, लेकिन डायग्राम दिखा दे रहे हैं, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये है तंत्रिका तंत्र, तो आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो मानव तंत्रिका तंत्र, अब इससे थोड़ा दिख रहा है तो हम पढ़ देते हैं। क्या है मानव तंत्रिका तंत्र में हमारा क्या आते हैं, मस्तिष्क, ये पूरे तंत्र मस्तिष्क, सेरिबेलम, मेरुदंड, ठीक है, मेरुदंड और ब्रैकियल प्लेक्सस, इंटरकोस्टल तंत्रिका, रेडियल तंत्रिका, मझला तंत्रिका, उलनार तंत्रिका, काठनाल, सस्टिक नर्व, समान पैरोनियल तंत्रिका, सतही पैरोनियल तंत्रिका। समान बीच वाला क्या, समान है और क्या, सतही है। त्रिज्याल, ये क्या है, त्रिज्याल, यहाँ से हमारा शरीर और दो पैर अलग होते हैं, शरीर एक दो पैर अलग, इसलिए से त्रिज्याल बना। डिजिटल तंत्रिका, हाथों में देखो हमारे जादू है ना, ये जैसे करना है, इसलिए इसे डिजिटल तंत्रिका बोला गया। ठीक है, जैसा हम हाथ घुमा लेते हैं ऐसे हम किसी शरीर के भाग को नहीं घुमा पाएंगे, इसलिए डिजिटल तंत्रिका। तो इतने भाग है, हर भाग के बारे में आप जानकारी रखिए, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र, अब इसमें हम एक एक चीज पढ़ते हैं आराम आराम से। मानव तंत्रिका तंत्र, देखो मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के भाग, मानव तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शामिल होता है। मानव तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शामिल होता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, ये रस्सी भी कह सकते हैं, लिखा है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या, इसमें के पाल तंत्रिका शामिल है। ठीक है, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली रीढ़ की हड्डी, उत्पन्न होने वाली रीढ़ की नसें। ठीक है, मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली रीढ़ की नसें, तो मस्तिष्क उत्पन्न होने वाली और रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली रीढ़ की नसें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ए डायग्राम देखो, तंत्र का डायग्राम बना है, आप देख सकते हैं। एक क्या है, मस्तिष्क है, ए दिमाग है, मेरुदंड, जो नीचे से ऊपर तक भाग होता है यही से कहते हैं मेरुदंड। ये क्या है हमारा, मेरुदंड, और ये भी क्या है हमारा, मेरुदंड, ये क्या है, मेरुदंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका, ये सब क्या है,
केंद्रीय तंत्रिका। जो दिमाग है ये क्या केंद्रीय तंत्रिका, और मेरुदंड भी क्या है केंद्रीय तंत्रिका। तो दिमाग और मेरुदंड क्या है केंद्रीय तंत्रिका है। क्या है केंद्रीय तंत्रिका। जो ब्रेन है ये भी केंद्रीय तंत्रिका, और जो ये मेरुदंड है ये भी क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे तो उभरी भाग का तंत्रिका, उभरी भाग का तंत्रिका में आपको यहाँ फोटो लगा है, देखो सेंट्रल नर्व्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होती हैं, ये सब लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हमने आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया है, जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं ये नोट्स। तो इसमें भी आपका ये सिस्टम है। ठीक है, इसमें आप नोट्स खोलेंगे तो आप कलरफुल ना तो कलरफुल इसमें पढ़ा, लेकिन इसमें आप जैसे बोर्ड एग्जाम लिखेंगे उस प्रकार डायग्राम यहाँ आपको दिख जाएंगे, उस प्रकार के डायग्राम आपको यहाँ दिखेंगे। ठीक है, उस प्रकार के डायग्राम आपको यहाँ दिखेंगे। देखो यहाँ ये माइंड है। ठीक है, अब जो यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ छपा है, देखो यहाँ छपा है ना, जो पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ छपा है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो नियंत्रण और समन्वयन। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये देखो मस्तिष्क माइंड का परम बना है दिमाग। ठीक है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स देख सकते हैं। तो हम इसमें जाके आपको बताया बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसका जो टाइटल पर है बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिकाओं क्या कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिकाओं हम क्या कहते हैं न्यूरॉन इंग्लिश में। तंत्रिका कोशिका हिंदी शब्द है, न्यूरॉन इंग्लिश शब्द है। तो अब न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसमें एक कोशिका पिंड होता है जिसे कहा जाता है साइट्रॉन। एक कोशिका पिंड होता है जिसे कहते हैं साइट्रॉन, जिसमें एक नाभिक और साइटोप्लाज्म होते हैं। एक नाभिक और क्या होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। किसमें होते हैं साइट्रॉन में, जिसमें एक नाभिक और साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें कई शाखाएं वाली संरचना होती है। इसमें कई शाखाएं वाली संरचना होती है जिन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है डेंड्राइट्स। तो कई जो संरचना होती है इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनमें एक लंबा तंत्रिका तंत्र होता है जिससे कहा जाता है एक्सोन। एक लंबा तंत्रिका तंत्र होता है जिसे कहते हैं एक्सोन। एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है जिसे कहा जाता है माइलिन आवरण। एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है जिससे माइलिन आवरण कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को कहा जाता है सिनेप्स। दो न्यूरॉन के जंक्शन के बीच कहा जाता है सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को कहा जाता है सिनेप्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से संदेश रासायनिक और विद्युत संकेतों के रूप में गुजरते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से संदेश रासायनिक और विद्युत संकेतों के रूप में गुजरते हैं। विद्युत संकेतों के रूप में गुजरते हैं जिन्हें तंत्रिका आयोग कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं तंत्रिका आयोग कहते हैं। टेट्राइट से सूचना को ग्रहण करते हैं। टेट्राइट सूचना को ग्रहण करते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म कई शाखाएं संरचना होती है, इसे टेट्रासाइट्स कहते हैं। टेट्रासाइट सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं जिससे विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू करते हैं जिससे विद्युत आवेग उत्पन्न होता है जो हेक्सान से होकर गुजरता है। जो किससे होकर गुजरता है हेक्सॉन। हेक्सॉन मतलब जो एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, हेक्सॉन से होकर गुजरता है। अब देखो क्या एक विशिष्ट न्यूरॉन की संरचना। ठीक है, एक विशिष्ट न्यूरॉन की संरचना ऐसे बना सकते हैं। सेल यहाँ पर है। ठीक है, और रणवियर नोड्स, माइलिन आवरण। जो माइलिन आवरण हमने यहाँ पढ़ा है, ये क्या है माइलिन आवरण। स्वान कोशिकाएं और एक्सॉन ए है। ये क्या है एक्सॉन है। एक्सॉन किसे कहते हैं एक लंबा तंत्र होता है जिसे कहा जाता है एक्सॉन। लंबा तंत्र जिसे एक्सॉन कहा जाता है। और क्या है नाभिक एक्सॉन। देखो एक्सॉन अलग है, एक्सॉन ए है और एक्सॉन ए है। तो एक लंबा तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। अब नाभिक और टेट्राइड। टेट्राइड्स किसे कहते हैं कई शाखाओं वाली संरचना होती है जिसे कहा जाता है टेट्राइड। एक कई शाखाओं वाली संरचना। देखो कई शाखाओं वाली संरचना है, इसे क्या कहेंगे टेट्राइड। तो ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका
कोशिकाओं की संरचना। न्यूरॉन तंत्र की कोशिका, एक दूसरी न्यूरॉन की संरचना, टेट्राइड सेल शरीर, रणवियर का नोड, एक्सॉन और एक्सोन। एक्सॉन यहाँ होते हैं, एक्सोन ये है, और माइलिन आवरण और श्वान कोशिकाएं और नाभिक। ये ऐसे डायग्राम आप बना सकते हैं। बुक में हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया इसमें भी आपका ये बना हुआ है। देखो ये भी हमारा बना हुआ है, देखो यहाँ ये देखो बना हुआ है ना, एक चीज यहाँ पर बना है। तो ये नोट्स आप प्राप्त करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। न्यूरॉन तंत्र कोशिकाओं की संरचना, 2 पीडीएफ हो गया क्या इसका, 1 2 ऐड है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन के माध्यम से संदेशों का संचरण। न्यूरॉन के माध्यम से संदेशों का संचरण कैसे होता है? न्यूरॉन के माध्यम से संदेशों का संचरण, पहला क्या, टेट्राइड सेल शरीर, नाभिक, हेक्सोन, हिलाक या एक्सोन, संकेत दिशा, प्रीसिनेप्टिक कोशिका, माइलिन आवरण, सिनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट सिनेप्टिक कोशिका और अंतर्गठन। ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है, देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं? न्यूरॉन के माध्यम संदेशों का संचरण। अब यहाँ देखते हैं दिमाग। दिमाग क्या है? दिमाग मस्तिष्क, दिमाग मस्तिष्क। मस्तिष्क का मानव शरीर का मुख्य संवियन केंद्र है। मस्तिष्क का मानव का मुख्य संवियन केंद्र है, खोपड़ी द्वारा संरक्षित है। इसके द्वारा, खोपड़ी द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। यह 3 झिल्लियों से ढकी होती है। यह 3 झिल्लियों से ढकी होती है, 3 लेयर से, जिन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। मेनिंजेस मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के द्रव, ठीक है, ये क्या होता है? मेनिंजेस मस्तिष्क, यानी इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी के द्रव नामक तरल पदार्थ से भरे होते हैं। रीढ़ की हड्डी के द्रव नामक तरल पदार्थ से भरे होते हैं जो रक्षा करते हैं। मस्तिष्क को झटकाओं से बचाना, मस्तिष्क को झटका से बचाना, जैसे झटका लगता है उससे क्या करेंगे, रक्षा भी करेंगे। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, ये 3 भाग है। तो याद कर लो, अग्र, मध्य और पश्चिम, ठीक है, आगे पीछे बीच में, ये याद कर लो, अग्र, पश्चिम, मध्य। अग्र मस्तिष्क का, इसमें शामिल है मस्तिष्क और घराट अंगिकाएं। इसमें शामिल है मस्तिष्क और घराट अंगिकाएं। यह है मस्तिष्क का चिंतन भाग। यह है मस्तिष्क का चिंतन भाग जो शैक्षिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो शैक्षिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे आसपास, गंध, श्रवण, स्वाद, दृष्टि, सोचने जैसे मानसिक गतिविधियों, सीखना, स्मृति, भावनाएं आदि। किसका काम है? सबका कैलकुलेशन करना। अग्र मस्तिष्क का। किसका है? अग्र मस्तिष्क का। किसका काम है? अग्र मस्तिष्क का। नोट कर लीजिए, अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ाई दी है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क यह अनैच्छिक क्रियाओं और प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं और प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सिर, गर्दन, आंख आदि। यह अनैच्छिक क्रियाओं और प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे सिर कैसे घूमना है, गर्दन क्या है, आंख कब ऊपर नीचे होगा, किधर जाए किधर देखेंगे, ये सब कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क। अब आते हैं हिंद मस्तिष्क, या इससे हम बोलते हैं 3 भाग बताए थे ना, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ऐसे बोलते हैं। हिंद मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, इंग्लिश में नाम है हिंद, ठीक है। एक मिड माइंड और एक हिंद, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप देखते हैं मध्य मस्तिष्क बता दें। हिंद मस्तिष्क क्या है? पश्चिम के होते हैं सेरिबेलम, पोष और मज्जा। सेरिबेलम क्या? यह शरीर की गतिविधियों, संतुलित और मुद्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यह शरीर के गतिविधियों को संतुलित और मुद्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, सेरिबेलम। पोष श्वसन को नियंत्रित करता है। मज्जा या हृदय गति, रक्तचाप, निगलन
और खांसने को नियंत्रित करता है। छींक आना, उल्टी आना कौन नियंत्रित करता है? मज्जा। इसका काम ये है। तो मस्तिष्क 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में इसका हिंड माइंड है, उसका मिड माइंड और एक फोर माइंड, मिड माइंड, हिंड माइंड। ठीक है, फोर माइंड, हिंड माइंड, मिड माइंड। तो अंग्रेजी में भी हमने साथ बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। एक क्या? पश्चरिक भाग, एक पक्ष कपाल, सेरिबेलम, मेरुदंड, पोन्स, लंबा पीठ, टेम्पोरल लोब और इधर कुछ है। ठीक है, 3 भाग इसके दिख रहे हैं। ठीक है, 3 भाग ये दिख रहे हैं। तो ये मस्तिष्क का संरचना है, मानव मस्तिष्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ऐसे किताब में बनाने के लिए आसान है। ठीक है, ये भी मानव मस्तिष्क। तीसरा निलय, एन्सेफेलोन, डाइएन्सेफेलोन, मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, चौथा निलय मस्तिष्क जल सेतु। ठीक है, ये डायग्राम है मानव मस्तिष्क का। ठीक है, मेरुदंड क्या है? मेरुदंड की भी चर्चा हम कर लेते हैं। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से शुरू होती है। रीढ़ की हड्डी कहाँ शुरू होती है? मस्तिष्क से शुरू होती है। मस्तिष्क से शुरू होती है और कशेरुका स्तंभ से होकर गुजरती है। कहाँ शुरू होती है? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से शुरू होती है और कशेरुका स्तंभ से होकर गुजरती है। इसमें 31 जोड़ी रीढ़ की नसें होती है। याद कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें कितने होते हैं? 31 जोड़ी रीढ़ की नसें होती है। कितने जोड़े? 31 जोड़ी रीढ़ की नसें होती है। यह मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क से संदेशों का आदान प्रदान करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। देखो यहाँ तक के भाग क्या है? ग्रीवा है, यहाँ तक कच्छी है और यहाँ तक कॉर्टिकल है और यहाँ हमारा लास्ट में। ठीक है, क्या है लास्ट में? कहां तक गुजरती है? हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, कशेरुका स्तंभ, कशेरुका स्तंभ। ठीक है, छोटे में लिख जाए, बता दें काट। ठीक है, ये है मेरुदंड। ठीक है, मेरुदंड का भाग। आगे बढ़ते हैं। आगे पलटी कर रावाई, पलटी कर ओराई। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमारा प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के पट अवकारकों के एक अचानक अचेतन और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। एक अचानक अचेतन और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि हम अचानक किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं, यदि हम अचानक किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। यदि कोई गर्म चीज को हमने छू लिया, तुरंत हाथ को क्या करेंगे? पीछे खींच लेंगे। ठीक है, खींच लेते हैं। इस प्रतिवर्ती क्रिया में त्वचा में मौजूद नसें, इस प्रक्रिया में त्वचा में मौजूद नसें रिसेप्टर या गर्मी का पता लगाता है। रिसेप्टर क्या करता है? गर्मी का पता लगाता है और संदेश को आगे भेजता है। गर्मी का पता लगाता है और संदेश को आगे भेजता है। संवेदी तंत्रिकाओं रीढ़ की हड्डी तक रस्सी है। संवेदी तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी तक रस्सी है। संवेदी तंत्रिका क्या है? रीढ़ की हड्डी तक क्या है? रस्सी है। फिर सूचना इसके माध्यम से आगे बढ़ती है। फिर सूचना इसके माध्यम से आगे बढ़ती है। मोटर तंत्रिकाएं, मोटर तंत्रिका मांसपेशियों तक प्रभावक है। मोटर तंत्रिका क्या है? मांसपेशियों तक प्रभावक है। हमें हाथ को आगे बढ़ाते हैं। हम हाथ को आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ पीछे खींचते हैं। हम हाथ को आगे बढ़ाते हैं, फिर अपना हाथ पीछे खींचते हैं। किसकी वजह से? पलटी कर रवाई की। ठीक है, ये आपको डायग्राम में है, देख सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का रास्ता, रिफ्लेक्स और ये सब देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? प्रतिवर्ती डायग्राम लगा है, आप देख सकते हैं। हैंड के द्वारा माध्यम से न्यूरॉन क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? किसकी? रिफ्लेक्शन एक्शन रास्ता, रिफ्लेक्शन आर्क। ठीक है, ये अच्छा समझ सकते हैं। साइंस रिविजन कराना नहीं तो इसके बारे में हम अलग से डायग्राम पूरा शब्द का मतलब बताते हैं तुमको, लेकिन एक एक शब्द का मतलब बताने के लिए टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
पलटी कर रवाई, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये क्या, पृष्ठीमूल नाड़ी ग्रंथि संवेदी न्यूरॉन कोशिका, ठीक है, क्वाड्री सेल्फ मांसपेशी वृद्धि, क्या, सफेद पदार्थ। अब देखो हेमस्ट्रिंग मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी, क्रॉस सेक्शन, संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे हाँ कोई चीज आके दसा तुरंत हमें कैसे पता चल जाएगा, ये सब डायग्राम के माध्यम से समझाया गया। अब आते हैं पटवर्ती चाप। पटवर्ती चाप क्या है, इससे पढ़ते हैं। पटवर्ती चाप पटवर्ती क्रिया के मार्ग को कहा जाता है। पटवर्ती क्रिया के मार्ग को कहा जाता है पटवर्ती चाप। पटवर्ती प्रक्रियाओं में उत्तेजना संवेदी अंगों रिसेप्टर द्वारा ग्रहण की जाती है और संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाती है। रीढ़ की हड्डी से सूचना प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से प्रक्रिया के लिए प्रभावक अंगों मांसपेशियों ग्रंथियों तक पहुंचाती है। तो पटवर्ती क्या काम है, पटवर्ती चाप जो है पटवर्ती क्रिया के मार्ग को कहा जाता है। पटवर्ती क्रिया के मार्ग कहा जाता है। और पटवर्ती चाप पटवर्ती प्रक्रियाओं में उत्तेजना संवेदी अंगों रिसेप्टर द्वारा ग्रहण की जाती है और संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से रीढ़ की हड्डी तक पहुंचती है। रीढ़ की हड्डी से सूचना प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से प्रक्रिया के लिए प्रभावक अंगों जैसे मांसपेशियों ग्रंथियों तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम, यहाँ क्या, प्रोत्साहन। अब क्या कहा, रिसेप्टर इंद्रियां। रिसेप्टर के लिए हमने 5 रिसेप्टर बताया है। क्या बताया है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर प्रकाश यानी आंख के लिए, प्रकाश देखने के लिए। फोनो रिसेप्टर सुनने के लिए। और हमने क्या बताया, वीडियो रिसेप्टर गंध को, ठीक है, और स्वाद रिसेप्टर स्वाद के लिए। और हमने बताया लास्ट में आपका जो है टांगो रिसेप्टर। तो इसमें आएंगे, अब क्या जाएंगे, संवेदी तंत्रिकाओं में जाएंगे, फिर आएंगे मेरुदंड की भी हमने चर्चा किया, और मोटे तंत्रिका भी हमने बताया। मोटे तंत्रिका सोते हुए फिर क्या जाएंगे, प्रभाव के पादक में मांसपेशी ग्रंथि है, फिर प्रतिक्रिया होगी। फिर प्रतिक्रिया के फट से हाथ हटाएंगे, जैसे यहाँ हमने छुआ गर्म है, झट से हटा लेंगे। तो ये साइकिल अगर आप ऐसे बना देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा अच्छे से। लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से। और कुछ बचा है, आपका ज्यादा टाइम नहीं है, बस आधे ज्यादा हो गया, आधे से कम बचा है। आप देखते हैं इसमें रिफ्लेक्शन आर्क क्या है। इसमें आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन आर्क। रिफ्लेक्शन आर्क, एक रिफ्लेक्शन आर्क दिखता है कि न्यूरॉन के प्रकार एक साथ कैसे काम करता है। एक रिफ्लेक्शन आर्क दिखाता है, एक रिफ्लेक्शन आर्क दिखाता है न्यूरॉन के प्रकार एक साथ कैसे काम करते हैं। एक रिफ्लेक्शन आर्क दिखाता है न्यूरॉन के प्रकार एक साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ क्या है, हमारा एक मोटर कोशिका तंत्र है। ठीक है, अब इसमें अभिवाही और अपवाही तंत्र अक्सर एक ही तंत्रिका से गुजरते हैं। संवेदिक कोशिका शरीर, संवेदी न्यूरॉन, सफेद पदार्थ, एकीकरण केंद्र, अब एसोसिएशन न्यूरॉन, बुद्धि जिसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, CNS, मोटर न्यूरॉन, मोटर कोशिका शरीर, मोटर कोशिका शरीर। अब देखो प्रोत्साहन है, अब देखो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर पूरा साइकिल बनाएगा, फिर आके प्रेरक यानी प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रकार हमारा संदेश पहुंचते हैं। रिसेप्टर हमने 4 बताया, 4 या 5 बताया। देखो ये देखने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए फोटो रिसेप्टर, सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर, और गंध के लिए वीडियो रिसेप्टर, और स्वाद के लिए स्वाद रिसेप्टर, और उसके लिए टांगो रिसेप्टर। यानी 5 इंद्रियां हैं तो 5 रिसेप्टर होते हैं। 5 इंद्रियां हैं तो 5 हमारे रिसेप्टर भी हैं। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। पौधों में समन्वय, मनुष्य में हमने पहले पौधों में समन्वय पढ़ते हैं। पौधों में समन्वय क्या है, पौधों में नियंत्रण और समन्वय रसायनों द्वारा होता है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय रसायनों द्वारा होता है। पदार्थ जिन्हें कहा जाता है पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, हमने स्टार्टिंग में ऊपर भी दिया था, अब यहाँ पढ़ेंगे। पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, 5 प्रकार के। पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिबरेलिन हार्मोन, तीसरा साइटोकिनिन हार्मोन, चौथा एब्सिसिक हार्मोन, और पांचवा एसिड, और छठवां
एथिलीन, ठीक है, ऑक्सीन, जिबरेलिन। देखो 6 लिखा है क्या इसमें, 5 वहां लिखा है 6, तो 5 6 जो होता है आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिन, एब्सिस एसिड और देखो 5 है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिस एसिड और एथिलीन, ये 5 हैं, ठीक है। यहां तक हमारा 1 है, यहां तक हमारा 1 है, यहां तक हमारा 2 है, यहां तक हमारा 3 है, ये हमारा पूरा 4 है और हमारा 5 है। 5 है 6 नहीं है, गलती से हो गया था, सॉरी, ठीक है। 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं और इस प्रकार है ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिस एसिड और इथिलीन। अब ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन का काम क्या है, ऑक्सीन कोशिकाओं को विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तार और विकास, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तार और विकास। और जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन, जिबरेलिन तने और शाखाओं के विकास में सहायता, तने और शाखाओं के विकास में सहायता करता है। तो जिबरेलिन का काम क्या है, तने और शाखाओं के विकास में सहायता करना, ठीक है। अब शाखाओं तने मुख कर दिया, कोशिका को कर दिया। अब साइटोकिनिन का कोशिका विभाजन, फलों के निर्माण आदि में सहायता करते हैं। कोशिका विभाजन, फलों के निर्माण आदि में कौन सहायता करते हैं, ये हमारे साइटोकिनिन यानी बीज। अब एब्सिसिक एसिड क्या है, यह पौधों को वृद्धि रोकता है और उन्हें मुरझाने पर असर डालता है। एब्सिसिक एसिड क्या कहते हैं, पौधों की वृद्धि को रोकता है और उन्हें मुरझाने पर असर डालता है। यानी एब्सिसिक एसिड की मात्रा अगर अधिक हो गई तो क्या करेंगे, पौधों की वृद्धि रोक देंगे और वो उन्हें मुरझाने लगेंगे। अब एथिलीन क्या करता है, एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन या फूलों के खिलने और फलों को पकने में सहायता होता है। तो एथिलीन काम का या फूलों को खिलने और फलों को पकने में सहायता होता है। ये मार्केट में ही मिल जाता है। एथिलीन क्या है, एल्किल ग्रुप, एथिलीन है तो दो कार्बन, C2 2 कार्बन होंगे इसमें, C2 कार्बन दुगने से 1 कम, ठीक है, कार्बन दुगने से 2 दूनी 4 3, कार्बन दुगने से 1 कम, 2 दूनी 4, कार्बन दुगने से 1 अधिक, C2H5 एथिलीन। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप, ये क्या है, एल्किल, एथिलीन, मेथिल एथिल। अब इसमें डबल बॉन्ड एक जुड़ जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, एथिलीन। अब क्या बन जाएगा, एक इसमें डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं, जैसे C है, इसमें देखो कितने हैं, 2 हैं, इसमें क्या है, 2 हैं, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, और इसमें क्या है, 1 और 1। अब इसमें ठीक है, एथिलीन है, डबल बॉन्ड करेंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक हमारा क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा होता है। इस प्रकार इसकी संरचना बन जाएगी, 2 2 हो गया। अब इसमें एक कार्बन 4 हो गया, एक कार्बन हम यहाँ लगा देते हैं, एक हमारा यहाँ लग जाएगा, यहाँ हमारा एक H हो जाएगा और एक हमारा खाली बचेगा। अब एक किसी बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन क्या करता है, फूलों के खिलने और फलों के पकने में सहायता करता है, ठीक है। एथिलीन मतलब मेथिल एथिल, इसमें इल जुड़ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 5 चीजों के बारे में आपने देखा, कौन कौन से 5, पांचों के बारे में देखा। कोश ऑक्सीन क्या करता है, कोश का विस्तार और विकास करता है। जिबरेलिन क्या करता है, शाखाओं और तनों में विकास करता है। साइटोकिन क्या करता है, साइटोकिन हमारा करता है फलों के निर्माण में सहायता होता है, जैसे बीज। और एप्सिलिन क्या करता है, पौधों को वृद्धि रोकता है, मुरझाता है। एथिलीन क्या करता है, फूलों को खिलने और फलों को पकने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में होने वाली हलचलें, पौधों में होने वाली हलचलें, पौधों में होने वाली हलचलें क्या है, पौधों में गति 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पौधों में गति 2 मुख्य प्रकार होते हैं, ट्राफिक गति और नैस्टिक गति। तो पौधों में गति 2 मुख्य प्रकार की होती है, पौधों में गति 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, ट्राफिक गति और नैस्टिक गति। तो पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय गतियां एक किसी दिशा की ओर या उसके आसपास दिशात्मक गतिविधियां, एक किसी दिशा की ओर या उसके आसपास की दिशात्मक गतिविधियां हैं। उत्तेजना से दूर और या विकास पर निर्भर करता है। उत्तेजना से दूर और या विकास पर निर्भर करता है वो है विभिन्न प्रकार के, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और जलोदरता आदि। ये क्या है? ये सब है इसके एग्जाम्पल। उत्तेजना से दूर और या विकास पर निर्भर करता है विभिन्न प्रकार, जैसे फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और जलोदरता। ये हमने देखा। प्रकाश अनुक्रिया का यह प्रकाश के पथ पौधों की प्रतिक्रिया होने वाली गति है। यदि ऐसा है, यह प्रकाश के पथ पौधों के प्रतिक्रिया में होने वाली गति है। यदि ऐसा है, प्रकाश की ओर मुड़ने वाली धनात्मक प्रकाश रूप क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए प्रकाश की ओर प्रकाश प्रक्षेपित करें। यदि प्रकाश से दूर प्रकाश प्रक्षेपित करता है तो उसे ऋणात्मक कहा जाता है। प्रकाश अनुक्रिया उदाहरण जड़ का प्रकाश से दूर मुड़ना। ये हमारे एग्जाम्पल है, आप एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। भौगोलिक आघात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 2 हमने पढ़ लिया, ठीक है, 2 पढ़ लिया। जो पौधों में होने वाली हलचल 2 पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम भौगोलिक आघात पढ़ेंगे। भौगोलिक आघात क्या? या गुरुत्वाकर्षण के पथ पौधों को प्रतिक्रिया होने वाली गति। यदि ऐसा है, या गुरुत्वाकर्षण के पथ पौधों की प्रतिक्रिया होने वाली गति है। गुरुत्वाकर्षण के पथ इसे धनात्मक भू परिवर्ती कहते हैं। उदाहरण नीचे की ओर जड़ों की वृद्धि। यदि गुरुत्वाकर्षण से दूर है तो इसे नकारात्मक कहा जाता है। भौगोलिक प्रवृत्ति उदाहरण तने की ऊपर की ओर वृद्धि। क्या है? नकारात्मक में कौन आ जाएंगे? तने की ऊपर को, जड़ के नीचे को। क्या है? भौगोलिक आघात। रासायनिक आकर्षण क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की गति। रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की गति। उत्तेजना उदाहरण परागनल क्या है? परागनल। आप इससे थोड़ा समझ लीजिए। रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में पौधों में की गति उत्तेजना। उदाहरण के लिए परागनल का बीजांड की ओर बढ़ना। परागनल क्या है? बीजांड की ओर बढ़ना। परागनल का बीजांड की ओर बढ़ना, ठीक है। बीजांड क्या होते हैं? अंडाशय के अंदर होते, पौधों के अंडाशय के अंदर। वही निषेचन के पश्चात, परागण होने के पश्चात फल में बदल जाते हैं और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। तो जल फ्रेम क्या है? पौधों की हलचल पानी के पट उनका प्रतिक्रिया। उदाहरण के लिए जड़ों का पानी की ओर बढ़ना। यानी पौधा लगे तो जड़ किधर बढ़ेंगे? जहां उन्हें गुरुत्वीय पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, वहीं उनकी जड़ें फैलती चली जाएंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये हलचल पौधों वाले के बारे में हमने कुछ बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखो गुरुत्वानुवर्तन क्या है? प्रकाश पथवाद, ठीक है। अब देखो तर क्या जा रही है? ऊपर जा रही, एक दिशात्मक प्रकाश। मूंग की पौधों में फोटोट्रोपिज्म शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिवली, देखो ऊपर जा रहे हैं, क्या है? एक दिशात्मक। और इसमें देखो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जड़ नीचे जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जड़ जो है नीचे जा रहे हैं और तने ऊपर जा रहे हैं। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रसायन कोश क्या है? रसायन कोश। अब रसायन कोश देखा, दोहरा निषेचन। ये क्या? दोहरे से पराग के दाने। ये क्या है? पराग के दाने। शुक्रार कोश का, ये क्या है? शुक्रार कोश का, ठीक है। और पराग नली, ये मादा युग्मकों वृद्धि, ध्रुवीय नाभिक, इंटेगुमेंट और शुक्रार नाभिक और अंडा, ठीक है। ये पौधों के लिए क्या है? पौधों के लिए बीच में अंडाशय, ये शुक्र
वाक्य इससे परागकण इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, तब इनका क्या होता है, परागण हो जाता है। स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, ठीक है। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, स्वपरागण, परपरागण, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अगले चैप्टर में जीवों में जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नास्तिक आंदोलन क्या है, नास्तिक आंदोलन ये क्या है, अब इससे भी पढ़ लेते, नास्तिक है नास्तिक जो भी पढ़ते हैं। एक गैर दिशात्मक गतिविधियां हैं, एक गैर दिशात्मक गतिविधियां हैं, ना तो उद्दीपन की ओर और ना ही उससे दूर, और या ऐसा करता है कि विकास पर निर्भर करता है। तो नास्तिक आंदोलन क्या है, ना तो ये क्या करता है, ना तो उद्दीपन को, ना तो उससे दूर, ठीक है, यह ऐसा नहीं करता है, विकास पर निर्भर करता है, और यह ऐसा नहीं का विकास। उदाहरण के लिए यदि हम टच मी नाट पौधे की पत्तियां को छूते हैं, टच मी नाट पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो उसके पत्तियां मुड़ जाती, यानी छुए मुई क्या है, छुए मुई, छू में पौधों की पत्तियों छुएंगे तो वो क्या करेंगे, मुड़ जाएंगे, क्या कहूंगे, मुड़ जाएंगे। और मात्रा में परिवर्तन के कारण या तुरंत नीचे झुक जाते हैं, और मात्रा में परिवर्तन के कारण या तुरंत नीचे झुक जाती हैं। पत्तियों में पानी की मात्रा के आधार पर पत्तियों के कारण या फूलता और सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, ठीक है। तो टच मी नॉट, यानी इसका नाम है लगे टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। अगर टच करोगे तो इसका पत्तियां सिकुड़ जाएंगे, तो इसे छुई मुई का पेड़ भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसे एक बार देख सकते हैं, समझने के लिए डायग्राम लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां, आप यहां से पढ़ते हैं, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रण और समन्वय में भी सहायता करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रण और समन्वय में भी सहायता करती है। ग्रंथियां ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं, ग्रंथियां ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती है जो नियंत्रण और समन्वयन में सहायक होते हैं। ग्रंथियां ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं जो नियंत्रण और समन्वयन में सहायक होते हैं। शरीर में होने वाले विभिन्न गतिविधियां, शरीर में प्रथम गतिविधियों पहले आप शरीर में होने वाले विभिन्न गतिविधियों, हमारे शरीर में मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पीनियल ग्रंथि, दूसरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तीसरा पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, और चौथा थायराइड, पैराथायराइड, और थाइमस, एड्रिनल, अग्न्याशय, विस्तर और अंडाशय, ये क्या है, ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये हमारी ग्रंथियां, फिर सुना पड़ता, पेनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अग्न्याशय, विस्तर जिसे टेस्टिकल बोलते हैं, और अंडाशय जिसे ओवरी बोलते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा समन्वयन के उदाहरण, जब हम भयभीत या क्रोधित होते हैं, जब हम भयभीत या क्रोधित होते हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां अधिक उत्पादन करें, ठीक है। तो जब हम भयभीत या क्रोधित होते हैं तो अधिवृक्क ग्रंथियां अधिक उत्पादन करें। एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन या रक्त के माध्यम से हृदय पसलियों की मांसपेशियां, या रक्त के माध्यम से हृदय पसलियों की मांसपेशियां और डायाफ्राम, यानी हृदय में हमने उसमें पढ़ाया था, फेफड़े में डायाफ्राम तक पहुंचाता है। इससे श्वसन दर बढ़ जाती है, इससे क्या होती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, और शरीर दुश्मन से भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या करता है, दुश्मन से भागने, भयभीत हो गए तो भागेंगे, क्रोधित होंगे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी वजह से श्वसन दर बढ़ जाती है, मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आपके मांसपेशियों को जब ऑक्सीजन मिल जाएगी भारी मात्रा में तो आप फाइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अपने दुश्मन से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है थायराइड ग्रंथि, आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि हार्मोन का उत्पादन करने के लिए थायरोक्सिन, उत्पादन के लिए थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चय होने को नियंत्रित करता है और उचित विकास में मदद करता है,
चित्त विकास में मदद करता है। यदि आहार में आयोडीन की कमी हो तो, यदि आहार में आयोडीन कमी हो तो कई समस्याएं हो सकती है। यदि आहार में आयोडीन कमी होती है तो कई समस्या होती है, जैसे घेंघा रोग, जैसे गर्दन पे कंठ पे ऐसे फूल आते हैं, इससे हम क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। किसकी कमी हो वजह से, आयोडीन यानी थायराइड। ठीक है, आप पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करता है, उत्पादन, पिट्यूटरी ग्रंथि उत्पादन करना, वृद्धि, अंतःस्राव। बचपन में इस हार्मोन की कमी के कारण बौनापन, इस हार्मोन की अधिकता के कारण लंबा विकास। ठीक है, अगर इस ग्रंथ की कम है तो बचपन में क्या होते हैं, बौनापन। बचपन हार्मोन, इस हार्मोन क्या होती है, कमी होती है तो बौनापन, इस हार्मोन की अधिकता होने से लंबा विकास होता है। जो छात्र छात्राएं स्टूडेंट बड़े हैं उनमें जाके लंबाई बड़ी है तो ये पेक्ट्रीन ग्रंथि की मात्रा अधिक है, और कम इसमें है तो कम है तो बौनापन। अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय उत्पन्न करता है हार्मोन इंसुलिन। अग्न्याशय क्या करता है, कौन इंसुलिन उत्पन्न करता है, हार्मोन इंसुलिन। अग्न्याशय हार्मोन इंसुलिन को उत्पन्न करता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, मधुमेह के रोगी को अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, यदि जिसका अग्न्याशय उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन शर्करा स्तर नियंत्रित करता है। ठीक है, इसका कारण अब विस्तरण, विस्तरण क्या है, टेस्टिकल, विस्तरण क्या है, ए भी क्या है, हाँ ओ है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। विस्तरण क्या है, पुरुषों में यह हार्मोन्स है। ठीक है, पुरुषों में यह हार्मोन्स उत्पन्न करता है टेस्टोस्टेरोन, जो शुक्राणु के उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। ठीक है, एक बार फिर दिखा देते हैं। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारा था पीनियल पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, पेट्यूटरी ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एंड्रिन, अग्न्याशय, अग्न्याशय इंसुलिन बना कर नियंत्रित करता। अब पढ़ने विस्तरण और अंडाशय, ये क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब तो जो है विस्तरण पुरुषों में हार्मोन उत्पन्न करता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, जो शुक्राणु के उत्पादन को नियंत्रित करता है। शुक्राणु उत्पादन क्या करता है, नियंत्रित करता है, और यौनारंभ के दौरान बदलाव। ठीक है, यौनारंभ के दौरान जब होते हैं, जब बालक किशोरावस्था में जाते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बनना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करते हैं, विस्तरण बनते हैं, टेस्टिकल बनते हैं, एक जोड़ी टेस्टिकल होते हैं, विस्तरण होते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, शुक्राणु का उत्पादन नियंत्रित करता है। शुक्राणु टेम्परेचर कम होता है, अगर शरीर के टेम्परेचर 30% डिग्री सेल्सियस रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए इसका शरीर के बाहर होना जरूरी है। एन आरंभ के दौरान जब ये आते हैं तो इससे टेस्टोस्टेरोन की वजह से इनके क्या आते हैं, आवाज भारी हो जाती है, स्वर मोटा हो जाता है। ये जो टाइम है 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, आवाज स्वर का भारी होना, कंधे छाती का चौड़ा होना, दाढ़ी मूछी आना, और शुक्राणु को उत्पादन करना। ठीक है, ये सब किसके वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। किसके वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, ये आप नोट कर सकते क्या क्या, आवाज का भारी होना, कंधे का चौड़ा होना, ठीक है, जनांगों पर बाल आना, विस्तरण में वृद्धि, शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, ये इसके लिए आनी एक पिता बनने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो एक किसके वजह से होता है, विस्तरण में। अब आते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या है, महिलाओं में हार्मोन उत्पन्न करता है एस्ट्रोजन। अंडाशय यानी ओवरी में यह हार्मोन उत्पन्न करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो अंडों के उत्पादन को नियंत्रित करता है और यौन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है, यानी यौन आरंभ के होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, अंडों के उत्पादन को नियंत्रित करता है। अंडे क्या होती है, एक जोड़ी क्या होती है, ओवरी होती है, एक जोड़ी ओवरी होते हैं, अंडाशय होते हैं, उसमें क्या उत्पन्न होता है, अंडों का निर्माण होता है, यानी ओवम का। तो प्रत्येक महीना, एक महीने पहले वाले अंडाशय में उत्पन्न होगा, एक महीने दूसरे वाले अंडाशय में। तो ये क्या होती है, निर्माण होती है। जब इस अंडा का निर्माण हो जाती है तो कहाँ आ जाती है, एक फाइलोपियन ट्यूब आती है, वहां स्पर्म का क्या करती हैं, इंतजार करती हैं। अगर स्पर्म से इनका निषेचन न होने पाए तो प्रत्येक माह क्या होती है, इनकी यूट्रस दीवारें मोटी होती हैं। अगर अंडा शुक्राणु से निषेचित नहीं हो पाए तो
ये क्या होती है, इसकी कोई असर मोटी दीवार जो है कोई असर नहीं होती है, टूट के ब्लड ट्यूब में और जाने के रास्ते बाहर निकल आती है। तो होने वाले जैसे परिवर्तन एस्ट्रोजन जो अंडों के उत्पादन को नियंत्रित करता है और यौनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। जैसे एस्ट्रोजन में यौनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या परिवर्तन है, उनकी आवाज क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, मधुर हो जाती है और जाके इसमें इनके स्तनों का स्तन ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, जनांगों पर बाल आ जाते हैं और जाके ये सब परिवर्तन है इनके, ठीक है। और इनके अंडाशय में अंडार का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इनकी क्या है, यौनारंभ के दौरान परिवर्तन, इस सब के परिवर्तन को रोकता है। आप ये देख सकते हैं जैसे क्या है, ये हमारा मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, जिगर, एड्रिनल ग्रंथि, किडनी, अग्न्याशय, अंडाशय महिला, देखो एक अंडाशय यहाँ है, एक यहाँ पर है, यानी ओवरी, ठीक है। प्लेसेंटा महिला में गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान क्या बनता है, प्लेसेंटा, ठीक, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। एक है क्या, और क्या है, ये हमारा है योनि, ये क्या है हमारा योनि है, ठीक है, ये हमारा योनि है, ठीक है। अब यहां देखते हैं हाइपोथैलेमस, इसमें क्या है, हाइपोथैलेमस प्यूरिट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आद्वृक्क, अग्न्याशय, अंडाशय महिला में, विस्तरण पुरुष में, विस्तरण में क्या होते हैं, पुरुष में क्या होते हैं, विस्तरण होते हैं, पुरुष में क्या होते हैं, विस्तरण में, महिला में क्या होते हैं, ए होते हैं। तो इसमें देखो दोनों दिखा दिए गए, ये क्या होता है, विस्तरण क्या होते हैं, दो एक जोड़े विस्तरण, जैसे एक जोड़ी अंडाशय और इससे एक जोड़ी विस्तरण होते हैं, इसे बोलते हैं ओवरी एक जोड़े और इसे बोलते हैं टेस्टिकल, ठीक है। ये क्या है, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, आपने इसे अच्छे से देखा। आप आगे देख सकते हो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसमें आपका दोनों को अलग दिखाया गया, इसमें दोनों का अलग दिखाया गया है, देखो दोनों के क्या है, फीमेल और मेल, मेल और फीमेल। अब देखो चीटीदार, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड से, थाइमस, आद्वृक्क, ये क्या आद्वृक्क यानी किडनी, अग्न्याशय इंसुलिन का इस्तेमाल करता है। अब इसमें महिलाओं में क्या, अंडाशय, एक जोड़ी होते हैं, अंडाशय क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं यानी दो होते हैं, और विस्तरण देखो पुरुषों में क्या है, विस्तरण, इसमें भी एक जोड़ी विस्तरण होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है किशोरावस्था में और इसमें किशोरावस्था में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आपको हर चीज के बारे में हमने अच्छे से बताया। तो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में आपने इतना देखा। अगला वीडियो जीव में जनन कैसे करते हैं, ये वीडियो आने वाला है। यदि आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाके आप अपनी बोर्ड एग्जाम तैयारी करिए, आपकी बोर्ड एग्जाम परीक्षा पास में जो आप एक बार पढ़े हैं इससे हम रिवाइज कर देते हैं, आखिर आपने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद वीडियो को हम एंड करते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा, आपने मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ा, ठीक है, इसके डायग्राम देखा, ठीक है, इसमें क्या किसकी प्यूटरेट क्या है, बचपन भावनापन क्यों रोकता है, और ये सब चीजों के बारे में आपने यहाँ देखा, ठीक है। ये सब डायग्राम आपने पूरा आज कवर किया है, तो अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां इसका पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे, यदि आपको बुक चाहिए जो यहाँ पर नोट्स एक्सपायर बना है तो आप सेंटर पाके ले सकते हैं। तो आपने जो आज पढ़ा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा नियंत्रण और संवेदन कैसे होता है, बॉडी को नियंत्रित कैसे किया जाता है। जैसे हमने अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। अब यहाँ आते हैं, एक चीज आपने आज कंप्लीट कर लिए। यदि आपको नोट चाहिए तो आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 10 किलोमीटर रेंज में है तो यहाँ आके प्राप्त कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यदि और यहाँ प्राप्त हो सकते प्रकाश से, यदि आप मांडा डी के जानते हैं तो वहाँ प्रकाश बुक डिपो है, रेस्टोरेंट भी खोले हैं, वहां भी ये बुक आपको उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है। वहां भी आपको
बुक उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार ध्यान रखिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी। जय हिंद, जय भारत।